हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेट एकेडमी। ठीक है, तो ये जो सेशन हम देख रहे हैं, इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन। ये बेसिकली है फॉर द जेई एंड ए, और इसके बारे में आपको पता ही होगा कि जो अभी बैच लॉन्च हुआ है फॉर ए जेई स्पेशली पेड कोर्स जो लॉन्च हुआ है दैट इज द लाइव क्लासेस, जो कि 21 से स्टार्ट होने वाली हैं आधुनिक बैच के नाम से। उसी में जो मशीन हम डील करने वाले हैं उसी के बारे में इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हुआ हूँ। तो वो आपको देखना है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल मशीन को प्रोसीड करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, उसमें क्या मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, उनका वेटेज किस हिसाब से रहता है, किसमें कितना टाइम हम डेडिकेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर हम सेशन में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन को हम डील करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पेड बैच और लाइव बैच में, जो कि 21 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। आपको पता है कि जैसे कि अगर हम बात करें इस बैच की, दैट इज आपका ऐप क्लासेस स्टार्ट होनी, दैट इज 21 मार्च। इसमें आपको पता है कि जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है देखा जाए तो, जिसके बारे में ऑलरेडी ढंडे सर ने 14 मार्च को आपको एक बहुत अच्छा सेमिनार भी दिया, आपको उसके बारे में पूरा बताया है। ठीक है, जिसमें कि आपको पता है शिशिर सर है, रंजन सर हैं, संतन सर हैं, दीप्तांशु सर हैं। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से डील करने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आप पढ़ने वाले हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में। ठीक है, तो उसी में इलेक्ट्रिकल मशीन भी हम देखेंगे, उसके बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके बारे में एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी जो पर्टिकुलर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है दैट इज अप टू 28 मार्च तक, दैट इज 7,000 प्राइस है। उसके बाद डिस्काउंट कम हो जाएगा। नो डाउट आप इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों के लिए। ठीक है, दैट इज ओनली फॉर द आधुनिक बैच के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका एक बहुत अच्छा एनालिसिस करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या होता है कि ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से हमें सब्जेक्ट में टाइम डिवाइड करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें कितना टाइम डिवोट करना है। और ये सारी चीजें हमें पता चलती है प्रीवियस ईयर से, कि अभी तक जो सालों में ट्रेंड आ रहा है अलग अलग एग्जाम का, चाहे वो एसएससी जेई हो, ठीक है, या फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, मध्य प्रदेश का हो, ठीक है, राजस्थान का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जो भी जेईई का एग्जाम होता है, अगर हम उसका बहुत अच्छा एनालिसिस करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज कम है, किसमें हमें टाइम ज्यादा डिवोट करना है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे आप टाइम ज्यादा डिवोट कर दें जिसका वेटेज ही ना हो, जो ज्यादा पूछा ना जाता हो। तो ये इसके पीछे हमने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है और आखिरी में जो हमने आउटपुट निकाला है उसी हिसाब से हमने इसका ड्यूरेशन रखा है। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन में हम देखा जाए तो टोटल हमने ड्यूरेशन रखा है दैट इज 75 आवर्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज इन द एग्जामिनेशन। उसी के हिसाब से हमने वेटेज रखा है। और उसमें भी अगर हम अलग अलग मॉड्यूल्स की बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। मॉड्यूल 2 दैट इज डीसी मशीन। मॉड्यूल 3 दैट इज 3 फेज इंडक्शन मशीन। मॉड्यूल 4 दैट इज 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एंड मॉड्यूल 5 दैट इज फ्रैक्शन किलोवाट मोटर। ठीक है, इसके बारे में आगे अभी और डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो देखिए मॉड्यूल 1 में मैंने ट्रांसफॉर्मर में दैट इज 20 आवर्स हमने रखा है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। एक तो हमें सिलेबस देखना है कि सिलेबस कितना है, कितने हमें क्वेश्चंस लगाने चाहिए, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके हिसाब से हमने देखा है। तो ट्रांसफॉर्मर में हमने टाइम दिया दैट इज अराउंड 20 आवर्स। डीसी मशीन में देखा जाए तो दैट इज 22 आवर्स, क्योंकि डीसी मशीन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा है। अगर आप आर्मेचर कम्प्यूटेशन पढ़ेंगे तो एक लंबा टाइम लगता है, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो एक लंबा टाइम लगता है। तो उसके हिसाब से जो ड्यूरेशन, स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं वहां पे। तो और डीसी मशीन का वेटेज भी अच्छा खासा है, आगे चल के मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डीसी मशीन को हमने 22 आवर्स दिए हैं। 3 फेज इंडक्शन और सिंक्रोनस से थोड़ा वेटेज कम हो जाता है अगर ईजेई के एग्जाम में देखा जाए, और उसी हिसाब से हमने टाइम भी डिवोट किया दैट इज 15 आवर्स। और एक आता है दैट इज फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, उसके लिए दिया हमने 3 आवर्स। अभी उसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम देखिए हमें समझ में आ रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, अच्छा खासा हमने टाइम दिया है, किसी में भी टाइम की हमने कमी नहीं रखी है, टाइम एक अच्छा खासा हमने दिया है फॉर द एज लेवल के हिसाब से। देखें उसके अंदर हमारा सब कुछ इंक्लूड करेंगे, हम उस टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्लास में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम समझ पाते हैं। देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं, क्वेश्चन की तरफ हमारा अप्रोच क्या होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब कोई क्वेश्चन सामने आता है तो उस समय हमारे को जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा है उस पर हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द क्लास। ये नहीं कि सब आप कॉन्सेप्ट पढ़ें बाद में क्वेश्चन लगाएं, नहीं ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको क्लास में लगाने चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं कि एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, दूसरी बात कॉन्सेप्ट याद भी होता है, क्योंकि देखिए इतना सारा
सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे उसमें सब टॉपिक्स हैं, तो इतने सारे जब टॉपिक्स रहते हैं तो उनमें थ्योरी बहुत सारी होते हैं, फॉर्मूलेस बहुत सारे होते हैं, तो वो याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो क्वेश्चंस लगाने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, प्लस आपको वो फॉर्मूलेस याद हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बहुत फायदा होगा। और डेफिनेटली हम ये जो सेशन रहेगा इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और मुझे लगता है क्लास में ही ज्यादातर चीजें आपको याद हो जाएंगी, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद हमने ये पर्टिकुलर इसका ड्यूरेशन रखा है, इसका टाइमिंग रखा हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हम इन मॉड्यूल्स में क्या पढ़ने वाले हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर में अगर हम देखें तो अलग अलग चैप्टर्स हमने दिए हैं। दैट इज हम सबसे पहले देखेंगे, दैट इज चैप्टर 1, दैट इज कंस्ट्रक्शन है इक्विवेलेंट सर्किट। अगर आप देखेंगे एईजे के एग्जाम में तो ट्रांसफॉर्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रीथर क्या होता है, ठीक है, ब्रीथर का काम क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, आपका मेन टैंक कैसे काम करता है, ऑयल क्या होता है, सिलिका जेल, तो इस टाइप से कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन काफी आते हैं। कोर से क्वेश्चन आ जाते हैं, कोर क्यों यूज किया जाता है, कौन सा कोर यूज किया जाता है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे एईजे के एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, उसका हम ऑपरेशन पढ़ेंगे कि कैसे ये ऑपरेट करता है। ठीक है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट को स्टडी करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट से ही पूरा आप ट्रांसफॉर्मर समझ सकते हैं, विदाउट इक्विवेलेंट सर्किट आप समझ नहीं सकते। इक्विवेलेंट सर्किट से हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 2 में हम देखेंगे दैट इज लॉसेस एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। अगर लॉसेस एफिशिएंसी की लॉसेस, जैसे दो ही लॉसेस होते हैं आपको पता है, दैट इज आयरन लॉस, कॉपर लॉस, तो लॉसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी समझने के लिए, तो एफिशिएंसी समझ में आएगी। वोल्टेज रेगुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांसफॉर्मर, काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एईजे में आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन आते हैं। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, स्नपर्स टेस्ट। देखिए अब मैं आपको बताऊं, जब हम बाकी किसी एग्जाम की बात करते हैं तो क्या होता है कि कई बच्चे बोलते हैं कि यार हमने गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर ली है तो हमारा जेई का एग्जाम निकल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं क्या होता है कि थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है। गेट में क्या होता है कि बहुत डीप और कम सिलेबस रहता है, बहुत डीप में पूछा जाता है, जबकि आप एईजे में देखेंगे तो वाइड पूछा जाता है। क्वेश्चंस इजी होंगे, क्वेश्चन का लेवल इजी होगा, थ्योरेटिकल भी होंगे, काफी 50% क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे। ठीक है, बट क्या होता है आपका क्वेश्चन का दायरा बहुत बढ़ जाता है। मैं आपको बताऊं, जैसे गेट में स्नपर्स टेस्ट के बारे में कभी पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, मगर मैं आपको बताऊंगा कि एईजे के एग्जाम में कई बार इस पे कई तरीके से क्वेश्चन आ जाता है स्नपर्स टेस्ट पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम की तैयारी करनी, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि आपने बड़े एग्जाम की तैयारी कर ली तो एईजे का एग्जाम आप निकाल लेंगे, इसकी तैयारी डिफरेंट होती है, डिफरेंट अप्रोच होती है। ठीक है, तो वो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, वो चीजें आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप के 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, स्नपर्स टेस्ट, उस पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं और काफी क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट तो है ही फेवरेट, ऑल एग्जाम का फेवरेट है, मगर मैं आपको बताऊं स्नपर्स टेस्ट से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें चैप्टर 4 दैट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर पैरेलल ऑपरेशन, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से भी काफी क्वेश्चंस आने लग गए हैं आज के टाइम में, जैसे उसकी एप्लीकेशन बड़ी है उस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मशीन अब काफी जगह एप्लीकेशन में वाइज यूज होने लग गई है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर एज ए स्टार्टिंग आपका वहां पे यूज होता है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन, उसकी कंडीशन, पैरेलल ऑपरेशन में ज्यादातर कंडीशंस आती हैं। ठीक है, चैप्टर 5 दैट इज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको बताऊं, अब पहले ईजेई में थोड़ा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर से कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अब करंट सिनेरियो में 3 फेज ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। फेज शिफ्ट, वेक्टर, क्या फेज शिफ्ट है, कनेक्शंस के ऊपर, तो इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग, और ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेरा इसमें पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सारे कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे हम, फेजर डायग्राम की हेल्प से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो फेजर डायग्राम की हेल्प से पढ़ने से क्या होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है ना, कॉन्सेप्ट पे अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको क्वेश्चंस पे कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे बारीकी से पढ़ा है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो क्वेश्चन जैसे ही आता है आप बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि आपका बेस पूरा स्ट्रांग रहता है, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देते हैं। जबकि आप अगर फॉर्मूले के साथ आपके क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने जाएंगे, कि मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला याद कर लिया, कोई एक टेक्निक बना ली और जाके आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे, तो वहां पे वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस तब बिल्डअप होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट हम हर पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक होगा, हर टॉपिक को बेस से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्ट्रांग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगे और फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो वो लगाने से क्या होगा, आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम में जब आएगा तो आप देखना क्वेश्चन एंजॉय करेंगे, आप बोलेंगे हाँ ये तो मेरे को, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये इससे क्वेश्चन आया तो आपको लगाने में बहुत मजा आएगा। और इलेक्ट्रिकल मशीन है ही ऐसा सब्जेक्ट, जनरली क्या होता है इलेक्ट्रिकल मशीन देख के बच्चे थोड़ा सा डरते हैं।
ठीक है, उनको लगता है अरे यार ये टफ है, टफ नहीं है। ये सिर्फ सब्जेक्ट वो है जिसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर BEE आपको अच्छे से आता है, ठीक है, रंजन सर डील करेंगे, BEE बहुत अच्छा डील होगा आपका, ठीक है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो बेसिक के बाद जब आप बड़े सब्जेक्ट पे आते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा, बट वो सब्जेक्ट को भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, उसमें चीजों को बारीकी से हमें समझना पड़ेगा। और डेफिनेटली अभी करंट सिनेरियो में कुछ मेरी यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं, वहां पे भी काफी बच्चे लिंक्ड हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो आप पेड कोर्स में भी डेफिनेटली बहुत इंजॉय करेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है। और है भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए ये क्या होता है कि वो सब्जेक्ट जिसमें हमें चीजें दिखती है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे मशीन से ट्रांसफॉर्म हमें दिखता है, तो जब हम उसे प्रैक्टिकली इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे चीजों को, तो आपको रियली आप बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये था दैट इज ट्रांसफॉर्मर का सिलेबस। नाउ नेक्स्ट आते हैं दैट इज डीसी मशीन, ठीक है। डीसी मशीन मैंने आपको बताया इसके लिए सबसे ज्यादा हमने टाइम रखा है, दैट इज 22 आवर्स हमने रखा हुआ। तो डीसी मशीन में क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, और मैं आपको बताऊं वेटेज भी एग्जाम में आप देखेंगे, परसेंटेज वाइज वेटेज डीसी मशीन का बहुत है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक से। तो यहाँ पे हम जो डील करेंगे मॉड्यूल 2 में, अगर हम देखें तो जो हमें चैप्टर डील करना है दैट इज चैप्टर 1, दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि आपका आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, योक क्या होता है, ठीक है, आपका इंटरपोल्स, ये सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑपरेशन, कैसे वो वर्क करता है, ठीक है, कैसे काम करता है। आर्मेचर रिएक्शन कम्यूटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन में, डीसी मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन नहीं पता है तो बाकी डीसी मशीन समझना नामुमकिन है। तो आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा कर लेंगे तो फिर क्वेश्चंस में भी मजा आएगा, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ टॉर्क पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दैट इज के N दैट इज के फाई ओमेगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डीसी जनरेटर मोटर में कैरेक्टरिस्टिक एंड कनेक्शन, कैसे डीसी अलग अलग कनेक्शंस होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है, शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड, कंपाउंड, अलग अलग टाइप की मशीन्स होंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। जनरेटर और मोटर में डायरेक्टली क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक से आने लगे हैं आजकल, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहीं से एप्लीकेशन के भी बारे में पूछते हैं। जब आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होती है तो कैरेक्टरिस्टिक से एप्लीकेशन रिलेट करके हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें चैप्टर 6 दैट इज लॉसेस एंड एफिशिएंसी, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। स्पीड कंट्रोल से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, स्पीड कंट्रोल से काफी क्वेश्चन, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। बेस स्पीड के बारे में पूछते हैं, अबव द बेस स्पीड, बिलो द बेस स्पीड के लिए कौन सा कंट्रोलिंग होगी, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, देखिए अब देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, स्टार्टिंग ऑफ द डीसी मोटर में गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट एईजेई में पूछे जाते हैं। इवन ब्रेकिंग से भी क्वेश्चन वहां नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर इन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डीसी मशीन में इस टाइप से आपके चैप्टर डिवाइडेड रहेंगे और इस तरीके से हम इसे डील करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 फेज इंडक्शन मशीन, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मशीन का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में बढ़ गया है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मान सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी कुछ ट्रांसफार्मर जैसा ही होता है, बट यहाँ पे भी इक्विवेलेंट सर्किट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसके सिस्टम को पढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विवेलेंट सर्किट के बीच में हम पढ़ेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है और उससे क्या उसकी स्पीड होती है, स्पीड पे काफी क्वेश्चन आते हैं, स्लिप पे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसी में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पावर फ्लो, लॉसेस, एफिशिएंसी, काफी इंपॉर्टेंट है। एयर गैप पावर जैसा आपने सुना होगा, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार एईजेई में आप देखेंगे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एयर गैप पावर, कॉपर लॉसेस के रिलेशन, मैकेनिकल पावर आउटपुट, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। वहीं हम देखेंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टेस्टिंग उसकी, ठीक है, ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है, तो नो लोड टेस्ट, तो ये टेस्ट के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस बनने लगे हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पे काफी, स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, इस पे भी क्वेश्चंस काफी बनते हैं। स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। स्पीड कंट्रोलिंग, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, वी वाई एफ पे भी अब क्वेश्चंस काफी पूछे जाने लगे हैं एईजेई में, तो काफी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है, वेटेज के हिसाब से थोड़ा हमने इसे कम टाइम रखा है, बट दैट इज द मोर देन इनफ फॉर द 3 फेज इंडक्शन मशीन। आप इसको भी बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है 3 फेज इंडक्शन मशीन। अगर आप उसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को और इक्विवेलेंट सर्किट को, दो चीजों को आप समझ जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और डेफिनेटली हम
पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो इंटरेस्ट आप में वो पैदा कर सकें, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी आप बहुत इंजॉय करेंगे, दैट इज 3 फेज इंडक्शन मशीन। नाउ फोर्थ वन, दैट इज मॉड्यूल 4, दैट इज 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। अगर 3 फेज सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन थोड़ा ये डीसी मशीन से अपोजिट हो जाता है। डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग आपका स्टेटर पे रहती है और रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग रहती है। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, दैट इज द स्टेटर पे हो जाती है आर्मेचर वाइंडिंग और रोटर पे आ जाता है फील्ड वाइंडिंग। तो कंस्ट्रक्शन इसका समझना जरूरी है, ठीक है। अलग अलग टाइप के इसके रोटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे, सैलिएंट पोल्ड और सिलेंड्रिकल टाइप, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इंड्यूस ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन पे काफी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर पे कैसा आर्मेचर रिएक्शन होगा, वो कैसा बिहेव करेगा, लीडिंग पे कैसे करेगा, ठीक है, यूनिटी पे कैसे करेगा, तो उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक से भी क्वेश्चन आते हैं एईजे में, ठीक है। वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इन्वर्टेड वी कर्व, वो वी कर्व से, ठीक है, पावर फ्लो से, कि पावर फैक्टर में अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो कैसे आपका एक्साइटेशन में कोई चेंज होगा तो करंट में कैसा चेंज आएगा, पावर फैक्टर में कैसा चेंज होगा, ऐसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर, स्टार्टिंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन, उसकी डैम्पर वाइंडिंग के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है सिंक्रोनस मशीन भी, अगर आप उसको अच्छे से डील करते हैं तो बिल्कुल आपको मजा आएगा, ठीक है। काफी, हाँ, वेटेज ये है कि इसको हमने जो ड्यूरेशन रखा है दैट इज 15 आवर्स, दैट इज मोर देन इनफ फॉर द सिंक्रोनस मशीन। काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको मजा आएगा इन टॉपिक्स पे, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, दैट इज द मॉड्यूल 6। अगर हम मॉड्यूल 6 की बात करें तो मॉड्यूल 6 हमने एक अलग से दिया है। नॉर्मली क्या होता है कि 4 ही टॉपिक में पढ़ाया जाता है मशीन, बट हमने एक मॉड्यूल मॉड्यूल 5 जो रखा है दैट इज फॉर द फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर। तो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर में हम 2 पर्टिकुलर मेन टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। मैं आपको बताऊं कि जनरली पर्टिकुलर टॉपिक से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा आता है, मतलब 50% ये समझ लो एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका स्टार्ट कैपेसिटर रन कहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है। आपका हिस्टैरिसीस मोटर का, शेडेड पोल का, यूनिवर्सल का, परमानेंट मैग्नेट का, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर का क्या एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन वाइज भी आ जाता है। कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चंस काफी पूछने लगे हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, स्प्लिट फेज, ठीक है, ये सब टाइप होते हैं आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। तो इसे हमें थोड़ा सा इसका ऑपरेशन भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा डीप नहीं, बट ऑपरेशन हमें जनरली पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन हमें बनते हैं, जैसे शेडेड पोल में आपसे पूछेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, अनशेडेड टू शेडेड, शेडेड टू अनशेडेड, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो फ्रैक्शन किलोवाट से भी अब ठीक ठाक वेटेज होने लगा है, बट यही है कि रिलेटिवली अगर हम मेन मशीन्स के कंपैरिजन में देखें तो वेटेज कम होता है, टाइम भी कम लगता है इसे समझने में, ठीक है। इंटरेस्टिंग होगा, ये टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है अगर हम देखें, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपका काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये मॉड्यूल्स हैं, ये सारे हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डील करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी टाइम दिया गया है इलेक्ट्रिकल मशीन को भी, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर पर्टिकुलर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, हर पर्टिकुलर एग्जाम में आता ही है, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे भी इसका क्या परसेंटेज है, किस तरीके से आता है। देखिए, अब देखिए यहां पे हम बात करें मॉड्यूल वाइज वेटेज ऑफ इन जेई एग्जाम। अगर जेई एग्जाम में अगर हम देखें तो इसका मॉड्यूल वाइज कैसा वेटेज है, यहां अगर हम देखें, देखिए यहां हम देख रहे हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मर का 25% वेटेज है। ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक डिवाइस है, काफी समझना इजी रहता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू रोटेटिंग जो आपके डिवाइस हैं, ठीक है, रोटेटिंग पार्ट जिसमें रहते हैं। तो स्टैटिक डिवाइस में काफी क्वेश्चन है, दैट इज 25% इसका वेटेज है, दैट इज इन द ट्रांसफॉर्मर। अगर हम पूरे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम का हमने निकाला एक एनालिसिस, डीसी मशीन का देखें तो अराउंड 30% वेटेज, मतलब अगर आप सब में कंपैरिजन करेंगे तो दैट इज 25, 30, 20 to 18, दैट इज 30%, मतलब डीसी मशीन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एईजे के एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज इंडक्शन मशीन से 20%, सिंक्रोनस मशीन से 18% एंड फ्रैक्शनल किलोवाट से 7%। बट ये कि देखिए फिर भी अगर हम बात करें 25, 30, 20, 18 तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, हाँ, बट वेटेज क्या है ये तो हमने प्रीवियस ईयर से जो एनालिसिस है सारे एग्जाम का उसका एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे हमने निकाला है। बट फिर भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट इन 4 टॉपिक का तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रैक्शन किलोवाट आपका टॉपिक भी छोटा है और उससे क्वेश्चंस भी कम बनते हैं, मगर हमने एक उसको इंडिविजुअल अलग टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके इस तरीके से वेटेज है। डीसी मशीन में काफी मेहनत करनी चाहिए, काफी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ट्रांसफॉर्मर में भी काफी बनते हैं, तो पहले 2 टॉपिक से ही काफी कुछ हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये वेटेज है, दैट इज जेई एग्जाम का अगर हम बात करें।
अगर इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें और एग्जाम्स की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे हमें एग्जाम दिख रहे हैं, DMRC, RRB, JEE, ठीक है, दैट इज SE, SSE, दैट इज RPSC, राजस्थान PSC, ठीक है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक, कोई भी एग्जाम हो अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हो रहा है तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं होगा? ऑलमोस्ट हर पर्टिकुलर एग्जाम में इलेक्ट्रिकल मशीन आपका होता ही है। तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम, CPWD, JEE, अगर आप बात करें SSC JEE की बात करें तो उसमें अगर आप देखें, ठीक है, MES, CPWD, जो भी आप डिपार्टमेंट की बात देखें तो वहां पे भी आपका मशीन से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपका कोई भी एग्जाम हो अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है तो आपका कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल मशीन बोलें, BEE बोलें, पावर सिस्टम बोले, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें मशीन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप देखिए यहाँ पे काफी एग्जाम की लिस्ट है, ठीक है, सभी ऑलमोस्ट एग्जाम में, ऑल स्टेट PSC, ऑल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट होगा मशीन तो आपको हमेशा पूछा जाएगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं आपके पूरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, ठीक है। और वेटेज हमने देख ही लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स हैं, रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इन अदर AE एंड JEE एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, ठीक है, अगर मशीन्स की बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखिए ये है मशीन्स, ठीक है, ये देखिए 20%, एंड DMRC JEE में देखें तो 20% इसका वेटेज रहा है। यहाँ पे देखिए RRB JEE में दैट इज 30%, काफी ज्यादा वेटेज है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन का हम देखें, बाकी के कंपेरिजन में दैट इज BEE, पावर सिस्टम और अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन में देखें तो दैट इज 30%। अगर हम बात करें UPPCL में दैट इज 25, CIL दैट इज 30, RSM दैट इज 37%। मतलब ऑलमोस्ट अगर एवरेज देखा जाए सारे एग्जाम में तो ऑलमोस्ट 30% का वेटेज आप इलेक्ट्रिकल मशीन का कह सकते हैं, और 30% वेटेज काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो आप इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं सब्जेक्ट को, तो मुझे लगता है कि एग्जाम निकालने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे अगर आप 2-3 सब्जेक्ट की बात कर लें, जैसे ये दिख रहा है मैं, दैट इज BEE, इसका भी काफी वेटेज रहता है, ठीक है, पावर सिस्टम भी काफी वेटेज रहता है। तो ये 2-3 सब्जेक्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो एग्जाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर ये सब्जेक्ट्स निकालने के लिए आपको थोड़ी सी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन में पूरे कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे क्लियर होंगे और आपने अच्छे क्वेश्चंस लगाए, अच्छे, कम से कम मैं आपको बोलता हूं हर पर्टिकुलर टॉपिक पे 200 से लेके 300 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हम क्लास में ही करेंगे। क्लास में 200 से 300 क्वेश्चन हर पर्टिकुलर टॉपिक में प्रैक्टिस करेंगे। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप अगर और प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होगा कि नो डाउट मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में जाके, ठीक है। तो उसको हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे इसमें, पेड बैच, लाइव बैच में, जिससे कि आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ आउटपुट निकले। और मेरे को लगता है कि इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है पूरे इलेक्ट्रिकल की, EC की, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। फैकल्टी लूप तो बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हमें पीछे से कहा गया है कि आपको पूरा मतलब 100% देना है, एनालिसिस से लेके कंटेंट से लेकर, ठीक है, जो हमें देना है दैट इज 100% हमें देना है। तो उसमें आपको बिल्कुल एक भी परसेंट का आपको चूक नहीं मिलेगी। यहाँ से हम लोग 100% देंगे विद द एनालिसिस, हर पर्टिकुलर टॉपिक का एनालिसिस, हर पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस देखे जाएंगे किस तरीके से आते हैं और आपको बताया जाएगा। सारी मेहनत हमें करनी, बस आपको ये करना है कि डेडिकेशन अपना पूरा देना है। क्या होता है कि नॉर्मली डेडिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं पे भी पेड कोर्स या लाइव क्लासेस ज्वाइन करें तो वहाँ पे अपना 100% अटेंडेंस रखें, 100% डेडिकेशन दें, डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा ही, ठीक है। तो ये था आपका वेटेज दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन का, जो कि हमें अच्छा खासा दिख रहा है, दैट इज 20%, 30%, 25, 30, 37। तो बहुत अच्छा वेटेज है, तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, ठीक है। तो आई थिंक सो दैट इज मोर देन इट। तो मेरे ख्याल से इतना सेशन आपको काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पता चला होगा कि AE में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस सेशन से पता चला होगा। और इस सेशन में ये भी पता चला कि हमें हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर पर्टिकुलर मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या स्ट्रॉन्ग हमें करना चाहिए, जो कि हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि सेशन आपके लिए अच्छा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर प्लानिंग कर रहे हैं AE के एग्जाम के लिए तो दैट इज द बेस्ट मॉड्यूल। गेट एकेडमी तो आपको पता ही है बेस्ट है, अद्वैत एजुकेशन AE में बेस्ट है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, आई होप कि जो लोग सोच रहे हैं इस बारे में वो लोग इसको ज्वाइन करेंगे। 20 मार्च तक आपको पता है कि जो डिस्काउंट है दैट इज अप टू 50%, ओनली 7000 है। और इसके लिए आपको गेट एकेडमी लाइव ऐप पे जाना पड़ेगा आपको ये कोर्स खरीदने के लिए, ठीक है, जो 20 मार्च तक ही डिस्काउंट है, ठीक है। तो उससे पहले आप ये ले सकते हैं, और अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली हम फिर मिलते हैं और साथ में मेहनत करते हैं
और मैं अपनी तरफ से आपको गारंटी देता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा जिससे कि आउटपुट निकले। आपका बस चाहिए आप 50% करें, मैं 50%, दोनों मिलके एक अच्छा मॉड्यूल बना सकते हैं, इसको अच्छी क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।